हाँ देखिए छात्रों, आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 7 को आगे बढ़ाते हुए ट्रांसपायरेशन के अंतिम बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर करेंगे। पिछले वीडियो में हम ट्रांसपायरेशन से संबंधित कई प्रकार के बिंदुओं की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम पिछले कल वाले वीडियो में पढ़ रहे थे ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करने वाले कारक, और उन कारकों में हमने दो प्रकार के कारकों का जिक्र किया, जिसमें से एक तो एक्सटर्नल थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स, और दूसरा हम इंटरनल फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम लाइट की इंटेंसिटी, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता एंड उसकी अवधि, पीरियड, टेम्परेचर, एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी एंड सोइल वाटर अवेलेबिलिटी की चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब हम इंटरनल फैक्टर की यदि चर्चा करें तो हम इसमें कई आंतरिक कारकों को लेकर समझ सकते हैं, और इंटरनल फैक्टर में मोस्टली एक कारक जिसमें हम पत्ती की संरचना के बारे में समझें तो एक महत्वपूर्ण कारक है जो इंटरनली रूप से ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यह है, लीफ की जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिएगा कई कंडीशन है अलग अलग। हम जानते हैं लीफ की जो स्ट्रक्चर है उसमें दोनों सतहों पर दो एपिडर्मिस पाई जाती है, लोअर एंड अपर एपिडर्मिस, और दोनों के मध्य मेसोफिल अवस्थित रहते हैं। ठीक है, और वो एक अलग बात है कि डाइकोट में मेसोफिल भी दो पार्ट में बटा होता है, जिनमें पॉलीसेड एंड स्पंजी टिश्यूज अलग अलग होते हैं, लेकिन मोनोकोट में वो सारा सेम यानी एक जैसे टिश्यूज ही होते हैं। लेकिन हम जैसे बात करें लीफ स्ट्रक्चर में भी जीरोफाइटिक प्लांट की, मरुद्भिद पौधे जो होते हैं उनकी पौधों की पत्तियों की जो सतह है वो एक क्यूटिकल जैसी आवरण या परत के द्वारा ढकी रहती है, या फिर कई पादपों में कंडीशन होती है बिल्कुल वैक्सी लेयर उन पर पत्ती की सतह पर पाई जाती है। वैक्सी का मतलब मोम जैसी परत पाई जाती है। अब ये मोम या क्यूटिकल जैसी परत है, वो क्या काम करती है, ट्रांसपायरेशन की दर को रोकने का एक तरीका है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यदि इस तरीके की स्ट्रक्चर लीफ की है जिस पर क्यूटिकल या फिर मोम जैसी कोई लेयर पाई जाती है, तो उससे ट्रांसपायरेशन किस प्रकार अफेक्ट होगा, ट्रांसपायरेशन की दर धीमी होगी, कम होगी, यानी ट्रांसपायरेशन को ये लेयर्स रोकने का काम करती है। और जीरोफाइटिक प्लांट में ये एक प्रकार का अडेप्टेशन है, क्योंकि जीरोफाइटिक प्लांट में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, वाटर अवेलेबिलिटी कम रहती है, तो निश्चित रूप से वाटर को जो लॉस होता है उसको बचाने का एक तरीका उनमें पाया जाता है, तो वो भी एक तरीके से ट्रांसपायरेशन को रोकना है। कई बार हम देखते हैं कुछ पत्तियों की सतह पर, तने पर भी पौधों में कांटे पाए जाते हैं जीरोफाइटिक प्लांट में, और कांटों का पाया जाना भी ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए ही उपयुक्त होता है, ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ हम मैदानी भागों में मिलने वाले पौधे अथवा जलीय पादपों की बात करें तो उनमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती है, और सीधे सूर्य का प्रकाश आपतित होता है और स्टोमेटा के द्वारा जल का काफी मात्रा ट्रांसपायरेट होकर के एनवायरमेंट में चली जाती है। तो सीधा हमें समझ में आ गया होगा कि लीफ की जो स्ट्रक्चर है, बनावट है ना, इंटरनली रूप से टिश्यूज की जो अरेंजमेंट है वो सीधे सीधे ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट यानी प्रभावित करती है। दूसरे हम बात करें तो जो रूट एंड शूट रेशो है वो भी यहाँ डिपेंड करता है। रूट शूट रेशो, रूट शूट रेशो का मतलब मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र किस अनुपात में है पौधे के अंदर, है ना, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र का अनुपात क्या है, ये भी ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करता है। कहने का अर्थ ये हुआ, यदि इन दोनों का रेशो बढ़ता है तो ट्रांसपायरेशन भी बढ़ता है, दोनों का रेशो बढ़ने पर ट्रांसपायरेशन भी बढ़ता है। एक और तीसरा फैक्टर हम इंटरनल में ले सकते हैं, जो लीफ का ओरिएंटेशन है।
लीफ का जो ओरिएंटेशन है यानी दिक् विन्यास जो है, दिशा में व्यवस्थित रहने का अरेंजमेंट जो है लीफ का, वो काफी हद तक ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, मेरा कहने का अर्थ ये हुआ, यदि लीफ आपतित होने वाले प्रकाश सूर्य की किरणों के समानांतर है, समझने की कोशिश करना, यदि लीफ का ओरिएंटेशन, दिशा का विन्यास, यानी लीफ इस तरीके से उस दिशा में विन्यासित है जिधर से प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, है ना, उसी दिशा में समानांतर यदि विन्यास है लीफ का, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसपायरेशन बहुत कम होगा छात्रों। बात समझ में आ रही होगी, चूंकि ऐसी कंडीशन में प्रकाश किरणें समांतर गुजर जाती हैं, कंप्लीट पर्णफलक पर, पर्ण की सतह पर अच्छे से आपतित नहीं होती है, तो ट्रांसपायरेशन कम हो पाता है। इसके उल्टे विपरीत हम बात करें, यदि ओरिएंटेशन लीफ का ऐसा हो जिसमें आने वाली सूर्य के प्रकाश किरणों के पत्ती का जो दिशा विन्यास है वो समकोण पर हो, है ना, समकोण पर हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का मैक्सिमम रेडिएशन उस पर आपतित होंगी, पूरे फलक पर, ज्यादा क्षेत्रफल पर आपतित होंगी, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसपायरेशन क्या है, ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक्सटर्नल में हमने कल समझाया था, इंटरनली ये 3 फैक्टर आपको ध्यान रखना है। एक तो लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, दूसरा रूट शूट रेशो, कितना अनुपात है, अनुपात बढ़ेगा ट्रांसपायरेशन भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ लीफ ओरिएंटेशन, दिक् विन्यास क्या है पत्ती का, यानी समानांतर है तो कम होगा, और एक दूसरे के लंबवत है कह सकते हैं हम, या फिर 90 डिग्री कह सकते हैं, समकोण पर स्थिति है, तो ट्रांसपायरेशन बहुत अधिक हो पाएगा। तो ये जो फैक्टर थे ट्रांसपायरेशन की रेट को अफेक्ट करने वाले, 2 प्रकार से, इनको आपने अच्छे से समझ लिया है। अब आगे हम चर्चा करेंगे वाष्पोत्सर्जन के महत्व की। तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन का पौधों के जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये तो सीधे सीधे हम चैप्टर में पीछे समझ चुके हैं कि ट्रांसपायरेशन के द्वारा ही एक जो इम्पोर्टेंट इसका जो महत्व है वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है, और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से ही एक महत्वपूर्ण क्रिया जिसको हम रसारोहण के रूप में पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, रसारोहण संभव हो पाता है। तो रसारोहण को करवाने में ट्रांसपायरेशन का अपना अहम योगदान है, इसलिए ट्रांसपायरेशन का बहुत बड़ा पौधों के जीवन में इंपॉर्टेंस हो जाता है। बात क्लियर समझ में आ गई होगी। क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होगा तो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बनेगा। इतना हमें पता है कि जल के अणु दुर्बल हाइड्रोजन बंध के द्वारा आसंजन बल से जुड़े हुए हैं, है ना, तो ऐसी कंडीशन में उसकी एक धारा बनती है। तो जैसे ऊपर से अणु खींचते हैं तो नीचे से जल के अणु जड़ की तरफ से खींच के अगले भागों तक पहुंचते हैं, जिसको हम रसारोहण कहते हैं, यानी नीचे के भागों से ऊपर के भागों तक जल का आरोहण होना, यानी चढ़ना, पहुंचना। तो रसारोहण में ट्रांसपायरेशन का अहम योगदान। तो पहला बिंदु हमें यह समझ में आया कि ट्रांसपायरेशन के द्वारा रसारोहण होता है, यानी हम रसारोहण का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, सॉरी ट्रांसपायरेशन का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसपायरेशन का पहला इंपॉर्टेंस किसमें हो गया, रसारोहण में। रसारोहण में पहला इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रसारोहण आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। रस का यानी जल का, जल के साथ अन्य पदार्थ जो घुलित होते हैं उनका आरोहण यानी ऊपर की तरफ चढ़ना। और ये कब चढ़ेगा, जब वाष्पोत्सर्जन होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा, जल के अणु ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ऊपर तक जाएगा। ये डिक्सन जोली के सिद्धांत में हम पढ़ के आए। एक इंपॉर्टेंस तो ये। दूसरा देखिएगा, जो रसारोहण है ये वाष्पोत्सर्जन अपतर्श पर निर्भर करता है ना, खिंचाव पर निर्भर करता है। तीसरे बिंदु में हम बात करें तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे में कह सकते हैं या पत्तियों में तापमान को भी कंट्रोल रखा जाता है। ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। कहने का मतलब ये है
वाष्पोत्सर्जन होगा तो जो टेम्परेचर है पत्ती का वो रेगुलेट रहता नहीं। जैसे हम कह सकते हैं हम ह्यूमन बॉडी में जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत उच्च होता है, ऐसी कंडीशन में पसीने का स्राव होता है, सतह पर आता है, त्वचा पर वातावरण के संपर्क में आता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है और आराम मिलता है। वही कंडीशन पत्तियों में ट्रांसपायरेशन होगा, जल के अणु बाहर जाएंगे तो पत्ती की सतह का तापमान नियमित, नियंत्रित या कंट्रोल रहेगा। इसमें भी यानी पत्तियों के तापमान को बनाए रखने में भी ट्रांसपायरेशन का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और एक हम ये भी कह सकते हैं कि जो अतिरिक्त जल है उसका अतिरिक्त जल का निष्कासन भी इस विधि के द्वारा हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंस हम मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कई बार कंडीशन ऐसी होती है जब ट्रांसपायरेशन यानी मूल दाब अधिक बनता है, जड़ के द्वारा अवशोषण काफी अच्छी मात्रा में होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में एक्स्ट्रा जल को बाहर निकालना पड़ता है, तो उसके लिए ट्रांसपायरेशन ही जिम्मेदार है। तो ऐसे कुछ बिंदु जो हम समझ रहे थे ये हमें सीधा इस वाष्पोत्सर्जन के महत्व के बारे में समझाते हैं। अब हमें एक अलग बिंदु जो हमारा चैप्टर में दिया हुआ है उसको फिर यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा अच्छा सा बिंदु है, बिंदु स्राव शब्द है एक हमारे पास, ग्लूटेशन। ग्लूटेशन को हमें यहां समझना है। देखिए होता क्या है, ग्लूटेशन एक ऐसी क्रिया है पादपों में होने वाली जो पत्तियों के उपांत छोर जो होते हैं, पत्तियों के जो टर्मिनल छोर होते हैं, उन टर्मिनल से एक्स्ट्रा जल का बूंद के रूप में जो बाहर निकलना होता है उसको हम ग्लूटेशन या बिंदु स्राव कहते हैं। शब्दों को आप समझना। बिंदु स्राव क्या है? पौधे की पत्ती के मार्जिनल क्षेत्र से, मार्जिनल का मतलब छोर या किनारों से हम कह सकते हैं, उपांत वाले टॉप से जल का बूंद के रूप में निकलना है। ट्रांसपायरेशन अलग चीज हो जाती है, बूंद के रूप में ट्रांसपायरेशन में जल दिखाई नहीं देता है, वाष्प बनकर के एनवायरमेंट में जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाष्प बनकर के एनवायरमेंट में नहीं जाता, जल के अणु बूंद के रूप में पत्ती के मार्जिनल छोर पर, टॉप पर, यानी जो सिराओं का लास्ट वाला छोर होता है वहां पर एक बूंद के रूप में दिखाई देता है, बाहर निकलता है, उसको बिंदु स्राव कहा जाता है। तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। और इस प्रकार की जो क्रियाविधि है ये प्रातः के टाइम में, सुबह के टाइम में कुछ पौधों की पत्तियों के मार्जिनल पर देखी जाती है। मोस्टली आपने सामान्य तौर पर देखा होगा घास वर्ग के जो पौधे हैं उनकी पत्तियों के टॉप पर सुबह के टाइम में जब हम देखते हैं तो बूंद दिखाई देती है जल की, है ना, ये बिंदु स्राव ही है। स्पष्ट है। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, जल की जो हानि होती है बूंद के रूप में वो सिराओं के टर्मिनल छोर से होती है। ठीक है, सिराओं के टर्मिनल का मतलब बिल्कुल एंडिंग पॉइंट, सिराओं के छोर, सिराओं के छोर से होती है। और कंडीशन क्या होती है, वहां पर छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छिद्र उन्हीं से निकलते हैं जल के अणु, छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को जलरंध्र कहा जाता है। जलरंध्र हाइडेथोड कहा जाता है। ठीक है, इन जलरंध्रों से निकलता है ये जल। अब खासियत क्या है, जलरंध्र के शीर्ष पर फिर जलरंध्र के भी टॉप यानी शीर्ष पर फिर एक छिद्र पाया जाता है, उसे जल छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल छिद्र कहा जाता है। इसी जल छिद्र के चारों तरफ फिर एक मृतक कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिसे एपिथेलियम कहते हैं। जो जल छिद्र है इसके आसपास कोशिकाओं का जो समूह है, ये नाम आपको ध्यान रखना है।
उस समूह को हमने क्या कहा, एपिथेम। एपिथेम आपको याद रखना, एपिथेम मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, विशेष खास शब्द है एपिथेम, आपको याद ही रखना है। ये एपिथेम कोशिकाओं का वो समूह है जो जल रंध्र के इर्द गिर्द पाया जाता है, आसपास पाया जाता है। चूंकि एपिथेम वाली कोशिकाएं में कंडीशन क्या होती है, इनमें कोई गतिवती नहीं होती एपिथेम की कोशिकाओं, एपिथेम की कोशिकाओं में कोई गति तो होती नहीं है। कंडीशन को समझना, गति नहीं होती इसलिए क्या होता है, जो जल छिद्र हैं ये हमेशा खुले रहते हैं। गति होती तो कभी बंद होते कभी खुलते, लेकिन एपिथेम की कोशिकाओं में कोई मोशन नहीं होता, इसलिए जल छिद्र हमेशा ही खुले रहते हैं। तो कंडीशन क्या होती है, जब ट्रांसपायरेशन कम हो रहा होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन तो कम हो रहा होता है और अवशोषण अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में मूल दाब उत्पन्न होता है, मूल दाब बनता है ना, मूल दाब उत्पन्न होता है। मूल दाब ज्यादा कब उत्पन्न होगा, जब वाष्पोत्सर्जन कम और अवशोषण अधिक। सीधा सा फैक्टर है, जल ग्रहण अधिक किया जाएगा, निकल के जाएगा नहीं, तो दाब उत्पन्न होगा, बनने वाला मूल दाब। इस मूल दाब की वजह से जो जल है वो ऊपर की तरफ जाएगा और एपिथेम की कोशिकाओं तक पहुंचेगा। क्योंकि एपिथेम की कोशिकाएं सीधे जाइलम की कोशिकाओं के संपर्क में रहती हैं, एपिथेम की कोशिकाएं सीधे जाइलम की कोशिकाओं के संपर्क में रहती हैं। मूल दाब के कारण जल जब जाइलम की कोशिकाओं में जाएगा और जाइलम कोशिकाओं के संपर्क में एपिथेम की कोशिकाएं होती हैं, तो जल एपिथेम तक जाएगा। एपिथेम के बाद जल रंध्र सीधे खुले होते हैं, क्योंकि इनमें कोई गति नहीं होती, खुले ही रहते हैं हमेशा। तो ऐसी स्थिति में जो एक्स्ट्रा जल है वो जल बूंद बन करके, बूंद के रूप में जल रंध्र के बाहर पत्ती के मार्जिनल क्षेत्र पर, किनारे वाले क्षेत्र पर स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे हम बिंदुस्राव कहते हैं। क्लियर है, बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जो ग्लूटेशन या बिंदुस्राव है उसमें अहम योगदान मूल एपिथेम वाली कोशिकाओं का, उसके साथ साथ मूल दाब का है। मूल दाब उत्पन्न होगा तो ही ग्लूटेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो ग्लूटेशन होगा, अवशोषण चलता है वाष्पोत्सर्जन नहीं होता तो ग्लूटेशन यानी बिंदुस्राव होता है। ऐसी स्थिति हम प्रातःकाल देख पाते हैं, क्योंकि रात्रि के समय वाष्पोत्सर्जन तो चलता नहीं है और कोशिका जड़ें अवशोषण करती रहती हैं, तो मूल दाब उत्पन्न हो जाता है। आपको ये स्पष्ट समझना है कि बिंदुस्राव मूल दाब के कारण ही उत्पन्न होता है, नहीं, बिंदुस्राव मूल दाब के कारण ही होता है, ये आपको अच्छे से समझ में बैठा देगा। अब एक पॉइंट हमारे पास और है कि बिंदुस्राव में केवल हम ये भी नहीं कह सकते मात्र जल, शुद्ध रूप से जल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिंदुस्राव में शुद्ध रूप से केवल और केवल जल नहीं होता है, जल के साथ साथ घुलित अवस्था में कार्बनिक और अकार्बनिक लवण भी उसमें पाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारा पसीना, पसीने में जल ही जल नहीं होता है, जल के साथ लवण भी होते हैं। इसी तरीके से बिंदुस्राव में है। एक शब्द हमारे पास और है बिंदुस्राव, और उसको कहते हैं रसस्राव। एक शब्द अलग है, लगभग मिलता जुलता सा है, लेकिन उसको रसस्राव कहा जाता है। रसस्राव थोड़ा सा अंतर है, आपको थोड़ा सा फर्क इसमें समझना है। और सीधा सा फैक्टर यह है, जैसे पौधे का कोई भाग कट जाता है, फट जाता है, दरार आ जाती है, उसमें चीरा लगा दिया जाता है, तो उसमें होकर के जो रस निकलता है, जो पदार्थ निकलते हैं, वो रसस्राव है। ब्लीडिंग कहते हैं इसको, है ना, उसको ग्लूटेशन कहा जाता है। बात समझ में आई होगी। ग्लूटेशन में कोई कट, कोई चीरा लगाने की जरूरत नहीं होती, अब स्वतः ही जल रंध्र के द्वारा, हृदय के द्वारा जो एक्स्ट्रा जल है मूल दाब की वजह से वो बाहर निकलता है, ट्रांसपायरेशन कम होता है। लेकिन रसस्राव में क्या होता है, तने पर, पत्ती पर, शाखा पर कोई चीरा, कट लगा दिया जाए तो उससे जो रस निकल के आता है, उसमें अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो निकलने का क्रिया है उसको रसस्राव कहते हैं। इसमें एक अच्छा उदाहरण हम रबर के पौधे का दे सकते हैं। रबर वाले पौधे का एक अच्छा उदाहरण इसको हम दे सकते हैं। रबर के पौधे में क्या होता है, लेटेक्स क्षीर बाहर निकलता है, उसी से रबर बनता है ना। लेटेक्स क्षीर पदार्थ बाहर निकलता है, तो रबर के पौधे में क्या करते हैं, भूमि की सतह से कुछ ऊंचाई पर तने में चीरा लगाया जाता है।
उस चीरे से लेटेक्स जो है, क्षीर पदार्थ जो वो स्रावित होकर के बाहर निकलता रहता है, वो क्या है, रस स्राव ही है, रस स्राव का ही वो एक उदाहरण है। इसी बिंदु के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ संपन्न हो जाता है 7वां। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।